फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल सॉल्यूशन। आज हम देखने वाले हैं ब्रोंकियल अस्थमा, जिसे हम दमा या सांस की बीमारी भी कहते हैं। ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी एयरवे डिसीज़ होती है। इसमें किसी भी एलर्जी या इन्फ्लामेशन के कारण सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने के कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है, सांस फूलने लगती है या सीने में जकड़न जैसा महसूस होता है। आगे देखेंगे हम। ब्रोंकियल अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ होती है। इन्फ्लामेशन मीन्स होता है कोई भी पॉजिटिव एजेंट या एलर्जिक सब्सटेंस हमारे सांस लेने के दौरान हमारे एयरवे में एंटर करता है, और अगर वो लंबे समय तक बना रहता है हमारे एयरवे में और इन्फ्लामेशन करता रहता है, तब हम इसे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ कहेंगे। और अगर ये इन्फ्लामेशन लंबे समय तक बना रहेगा, जिस वजह से पेशेंट को रिवर्सिबल एपिसोड्स आएंगे और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगा, जिससे कि पेशेंट उसको ये इन्फेक्शन बार बार होगा, उसको बार बार अस्थमा के अटैक्स आएंगे। आगे देखेंगे। ड्यू टू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल टू वेरियस स्टिमुलाई, जैसे ही पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या एलर्जिक सब्सटेंस हमारे एयरवे में एंटर करेंगे, तो जो हमारे ब्रोंक्यूल की स्मूथ मसल्स होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ने लगेंगी। बिकॉज ऑफ हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करने लगेंगी, जो नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स होगा, जिस वजह से हमारे ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ने लगेंगी, जिसे हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। नैरोइंग ऑफ एयर ट्यूब, जो हमारी एयर ट्यूब्स है, मतलब कि जो सांस की नलियां हैं वो सिकुड़ने लगेंगी। म्यूकोजल लेयर में एडीमा हो जाएगा, और जो हमारा म्यूकस सिक्रीशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिस वजह से वहाँ पे म्यूकस के प्लग बनने लगेंगे। जगह जगह म्यूकस इकट्ठा होने लगेगा, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होगी। आगे देखेंगे हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जो नॉर्मल एयरवे होता है वो एकदम क्लियर होता है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन नहीं होता, कोई सूजन नहीं होता, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। इन द केस ऑफ अस्थमा, यहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, वहाँ पे जो स्मूथ मसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, और एक्सेस म्यूकस सिक्रीशन होने के कारण जो म्यूकस है, म्यूकस जो है चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि वहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, जिससे कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होगी। आगे देखेंगे हम इसके ट्रिगर फैक्टर्स। ट्रिगर फैक्टर्स मीन्स होते हैं इसके इनडायरेक्टली कॉज जो करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे बहुत सारी एलर्जिक सब्सटेंस जो रहते हैं वो अस्थमा को कॉज करते हैं। जैसे अस्थमा का कारण आउटडोर एलर्जन भी हो सकता है, इंडोर एलर्जन भी हो सकते हैं, फूड एलर्जन भी हो सकते हैं। आउटडोर एलर्जन मीन्स हमारे घर के बाहर जो भी एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमें एलर्जी हो सकती है, उसमें पॉलेंस फ्रॉम फ्लावर्स एंड ग्रास, मतलब फूलों या घासों से किसी को एलर्जी हो सकती है। हमने देखा है कि कई लोगों को फूलों की खुशबुओं से एलर्जी होती है, घास से एलर्जी होती है। तो आउटडोर एलर्जी, फूलों से एलर्जी या घास से एलर्जी को हम कह सकते हैं। इंडोर एलर्जी मीन्स होता है घर के जो अंदरूनी डस्ट होती है, हाउस डस्ट, माइट्स वगैरह, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं। डेंडर मीन्स रूसी होता है, इंसेक्ट मीन्स कीड़े, कॉकरोच वगैरह, इनसे ये एलर्जी हो सकती है। फूड एलर्जन बहुत रेयरली देखने को मिलती है, लेकिन काफ़ी चीज़ों में, कुछ फूड्स में कई लोगों के एलर्जी हो सकती है। जैसे बीफ, गाय के मांस से हो सकती है। प्राउन मीन्स झींगा जो फ़िश होती है, हिल्सा फ़िश से हो सकती है। समुद्री भोजन से हो सकती है। डक मीन्स बतख से हो सकती है, अंडे से हो सकती है, नट से हो सकती है। कोई भी एलर्जी खाने की चीज़ों से हो सकती है। आगे देखेंगे इरिटेंट। इरिटेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कि अगर हमारे एयरवे में सांस लेने के दौरान एंटर करते हैं, तो वहाँ पे इरिटेशन पैदा करने लगते हैं, जिससे कि पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ महसूस होती है। जैसे टोबैको स्मोक, किसी को स्मोक के धुएं से जो है वो एलर्जी हो सकती है। लकड़ियों के जलने से जो धुआं निकलता है, हमारे घर में जो खाना बनता है उससे जो धुआं निकलता है, उससे हो सकता है। परफ्यूम से हो सकता है, स्प्रे से हो सकता है, कॉस्मेटिक, पेंट, टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं से हो सकता है। आगे देखेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मेनली वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि वायरस की वजह से हो सकता है। कॉमन कोल्ड से भी हो सकता है। ड्रग्स, बीपी के पेशेंट जो रहते हैं
वो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग लेते हैं, उनको कई बार ऐसी एलर्जी देखने को मिल सकती है। एस्पिरिन, पेन किलर, NSAID, इन सब ड्रगों से भी, जैसे हम ड्रग प्रोड्यूस एनेस्थीसिया कहते हैं या ड्रग इंड्यूस चेंजेस इन सीज़न, वेदर एंड टेम्परेचर, जैसे जैसे हमारा मौसम चेंज होगा, गर्मी से ठंड में, ठंड से बरसात में, ऐसा अगर सीज़न चेंज होगा तो इससे भी हो सकता है, टेम्परेचर चेंज होने से भी हो सकता है। आगे देखेंगे हम एक्सरसाइज। जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं उनको भी अस्थमा के चांसेस हो सकते हैं। स्ट्रेस, इमोशंस, लाफिंग, क्राइंग, सर्जरी, प्रेगनेंसी, कोई भी कारण यहाँ पर हो सकता है। आगे देखेंगे हम कि ट्रिगर फैक्टर्स कैसे कॉज करते हैं अस्थमा को। ट्रिगर फैक्टर्स, कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस अगर हमारे एयरवे में एंटर करेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन करने लगेंगे सबसे पहले, जिस वजह से हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस का ज़्यादा सिक्रीशन होगा। जो एयरवे मसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, ब्रोंकियल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाएगी। इन तीनों के कारण से जो हमारा एयरवे है, जहाँ से हमारी सांस की नलियों में एयर पासेज होती है, वहाँ पर वो नलियाँ सिकुड़ने लगेंगी, नैरो ब्रीदिंग पासेज, जिस वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होगी। वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टाइटनेस इन चेस्ट, ये सब समस्याएं पेशेंट को पैदा होती हैं जब कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस हमारे एयरवे में इन्फ्लामेशन करता है। तो आगे देखेंगे हम, इसके 2 फेज़ होते हैं, अर्ली फेज़ एंड क्रॉनिक फेज़। अर्ली फेज़ मीन्स होता है कि जो रिसेंट में इन्फेक्शन हुआ हो, इन्फ्लामेशन हुआ हो ड्यू टू ब्रोंकियल स्मूथ मसल स्पाज्म, इस वजह से हमारा जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो रहती है वो स्पाज्म हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, ये सिक्रीशन जो है वो बढ़ने लगेगा म्यूकस का। अगर ये जो सिक्रीशन और हमारी मसल है वो कंस्ट्रिक्शन लंबे समय तक बनी रहती है, तब हम इसे क्रॉनिक फेज़ कहेंगे। कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन बना रहता है, फाइब्रोसिस, एडिमा, नेक्रोसिस ऑफ ब्रोंकियल एपिथेलियल सेल्स, ये सब हमें क्रॉनिक फेज़ में देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे हम, अस्थमा के 2 टाइप्स होते हैं, पहला एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जो है मेनली कम एज में देखी जाती है, जैसे हम एटोपिक एक्सट्रिंसिक अस्थमा कहते हैं। इंट्रिंसिक जो है वो नॉन एटोपिक एक्सट्रिंसिक अस्थमा, जो कि हमें अडल्ट्स में देखने को मिलती है। एक्सट्रिंसिक जो अस्थमा होता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्सपोजर ऑफ स्पेसिफिक एलर्जन, जैसे हाउस डस्ट, पॉलन। एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो है वो घर के अंदर जो डस्ट वगैरह रहती है उनसे, फूलों से एलर्जी इससे हो सकती है, लेकिन ये सीवियर कंडीशन नहीं होती है, ये नॉर्मली रहती है, ठीक हो जाती है कुछ समय पर। लेकिन जो इंट्रिंसिक अस्थमा होता है वो नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलेंट, जैसे केमिकल इरिटेंट्स, कोई भी केमिकल इरिटेंट अगर हमारे एयरवे में एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे वो रह जाते हैं, जिस वजह से ये कंडीशन बहुत लॉन्ग समय तक चलती है, लंबे समय तक चलती है, और ये काफ़ी सीरियस कंडीशन पेशेंट में क्रिएट कर सकती है। आगे देखेंगे हम इसकी पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी क्या होती है। कोई भी एलर्जिक सब्सटेंस अगर हमारे एयरवे में एंटर करते हैं और अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन करते हैं, तो इन्फ्लामेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वैसे ही एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगा, सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ़ महसूस होगी, बिकॉज ऑफ जो एयरवे है, सांस की नलियाँ हैं वो सिकुड़ने लगेंगी। सिकुड़ने के कारण वहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगेगा, स्पाज्म होने लगेगा। ये क्यों होता है? बिकॉज जो एलर्जिक सब्सटेंस एंटर करते हैं हमारी सांस के दौरान, सांस की नलियों में, मास्ट सेल जो कि हमारे लंग में प्रेजेंट होती है, इन्फ्लामेशन को कॉज करती है। जब ये एलर्जिक सब्सटेंस जाते हैं और मास्ट सेल को एक्टिवेट करते, स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे जो मास्ट सेल है वो हिस्टामिन रिलीज़ करती है। हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लामेशन को कॉज करता है, इन्फ्लामेशन को और बढ़ाता है, और हिस्टामिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे भी हमारा इन्फ्लामेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है। लगातार हमारा इन्फ्लामेशन बढ़ते जाता है और जो एपिथेलियल लेयर जो होती है वो डैमेज होने लगती है, जिस वजह से पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अस्थमा में। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्मल एयरवे में कोई इन्फ्लामेशन नहीं रहता है, एकदम क्लियर फ्लो होता है एयर का। बट इन द केस ऑफ अस्थमैटिक एयरवे कुछ हद तक अगर इन्फ्लामेशन दवाइयों के द्वारा ठीक हो जाता है, पर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हमेशा बना रहता है, जो इन्फ्लामेशन है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है,
जिस वजह से पेशेंट को कभी भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। कभी भी उसको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, जैसे भी कोई एलर्जिक सब्सटेंस एंटर करेगा तो वहाँ पर पेशेंट को तकलीफ़ होना स्टार्ट हो जाएगी। आगे आप देख सकते हैं जो अस्थमा का अटैक आता है उस दौरान पेशेंट की जो एयरवेज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और उनको इन्फ्लामेशन एंड थिकन, वहाँ पे जो म्यूकस है वो ज़्यादा सिक्रीट होकर इकट्ठा होने लगता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है। आगे बढ़ेंगे, हम सिम्टम देख लेते हैं अस्थमा के। अस्थमा में फ्रीक्वेंट कफिंग होगी, बार बार खांसी आएगी, म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने के वजह से सूखी गीली खांसी आ सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होगी पेशेंट को। फीलिंग टायर्ड, थकान महसूस होगी। वीजिंग, जैसे ही जो सक्रिय सांस की नलियाँ सिकुड़ जाएंगी अस्थमा के दौरान, अगर उनसे हम पेशेंट सांस लेगा तो फोर्सफुली सांस लेगा, जिस वजह से एक वीजिंग साउंड, जैसे हम सीटी जैसी साउंड भी बोल सकते हैं जो कि निकलती है, या फिर मोटी आवाज़ निकल सकती है पेशेंट को। कॉमन कोल्ड, हमेशा सर्दी बनी रहती है एलर्जिक सब्सटेंस से। और जो स्लीपिंग है वो भी अफेक्ट होती है पेशेंट की। और ये जो सिम्टम्स हैं सुबह और शाम को ज़्यादा देखने मिलते हैं पेशेंट में। चेस्ट टाइटनेस महसूस होता है पेशेंट को। आगे देखेंगे हम, अस्थमा के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो ब्रीथलेसनेस होती है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होगी ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण। वीजिंग, एक अलग से साउंड जो है वो हमें देखने को मिल सकती है जो हम उसको डायग्नोस करेंगे स्टेथोस्कोप से। कफ आएगा बार बार, चेस्ट टाइटनेस उसको महसूस होगी। ये सारे सिम्टम्स अस्थमा के पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।